criteria, no nuclear weapon. That's 99% of it. इजराइल के दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते जैसे पाकिस्तान में उतरे थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्व गुरु के नाम पर और विश्व गुरु के रूप में पहचानते। भारत को मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रक्टिव रोल खेलना चाहिए, यही मैंने लिखा। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान के चाचा वो सब चीजें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी हमारे यहाँ विश्व गुरु। पाकिस्तान के खिलाफ ईरान यूएन के अंदर भी कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा रहा था। अमेरिका के बीच किसी प्रकार के शांति के ऊपर समझौता हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा और दुनिया में सबसे बड़े संकट के रूप में मिडिल ईस्ट का युद्ध, उसका हल निकालने की कोशिश हो रही है। समझौता होगा या नहीं होगा, यह तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर है। जिस देश ने एक से बढ़कर एक आतंकी पाल रखे थे, यह समझौता वो करवा पाएगा? दूसरा यह भी है कि जिस अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी टेररिस्ट पाकिस्तान के सैन्य इलाके में छिपा बैठा था, क्या वो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाएगा? ओसामा बिन लादेन। अभी तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है, ईरान और अमेरिका की तरफ से आमने सामने कोई बात नहीं हुई। अमेरिका और ईरान एक टेबल पर बैठ नहीं रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक कमरे में ईरान बैठा है, दूसरे में अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद है। इस बीच पाकिस्तान के नेता अमेरिका और ईरान तक एक दूसरे का संदेशा पहुंचा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। जो पाकिस्तान आज दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है, हमारे देश में तो है ही, पाकिस्तान की बात चलेगी तो जिनको मुस्लिम वोट बैंक प्यारा है वो तुरंत पाकिस्तान की तरफ से खड़े हो जाएंगे और उसके बाद लगेंगे ढिंडोरा पीटने पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो आप समझिए। बातचीत के पहले ही ईरान और अमेरिका की तरफ से शर्तें साफ साफ रख दी गई हैं, जिसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये दोनों आसानी से किसी समझौते पर पहुंचने वाले हैं। ईरान ने कहा कि लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम और फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज किया जाए। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान का होगा, साथ साथ अमेरिकी सेना की भी वापसी हो। लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों को जिस तरीके से अमेरिका के सामने रखा है, उस पर अमेरिका ये तो कह रहा है हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें मानी भी जा चुकी हैं, बहुत सारी बातों को माना जा सकता है, बहुत सारी बातों पर बात करनी है, बात कर कैसे रहे हो ये भी देखो। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि ईरान को सबसे पहले अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने होंगे, यूरेनियम का संवर्धन रोकना होगा और क्षेत्रीय आक्रामक गतिविधियों पर ईरान को रोक लगानी होगी, तभी आने वाले समय में युद्ध समाप्ति पर सहमति संभव होगी। ऊर्जा संकट से जूझ रही पूरी दुनिया की नजर इस समय उस इस्लामाबाद पर है जहां अमेरिका और ईरान के किसी नतीजे पर पहुंचने की दुनिया उम्मीद लगाए बैठी। दूसरी तरफ यह भी चर्चा चल रही है कि कहीं पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल टूल तो नहीं बन गया है। अब यह क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के टूल किट आती थी। उस टूल किट में सब लिखा होता था कि आपको कब यह मैसेज देना है, कैसे देना है, कितने बजे देना है, फिर क्या करना है। यह सोशल मीडिया की टूल किट थी। इसी तरीके से दुनिया के नक्शे पर कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिकल टूल होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, तुम उससे ये कह दो, तुम उससे ये कह दो, कुछ नहीं होना। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान जिस तरीके का देश है, डबल क्रॉस करना उसकी फितरत में है। वहां ऐसा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जो बेच रहा है, उसके पीछे डबल गेम ही खेल रहा है। एक हाथ में बातचीत की तश्तरी है, दूसरे हाथ में उसकी रणनीति शामिल है।
इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या हकीकत में पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका कर रहा है या फिर एक मोहरा बना हुआ है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जिस पाकिस्तान के सहारे ये दुनिया किसी बड़ी उम्मीद को देख रही है, वहां अमेरिका और ईरान जैसे देश जो आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं उस इस्लामाबाद पहुंचने के बाद, वो क्या वास्तव में किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जहां से दुनिया को कोई रास्ता मिलेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिर हमें और आपको सबको सपना दिखाया था कि विश्व गुरु बन जाएंगे। ये मौका भारत सरकार ने और बीजेपी ने खोया है। अगर प्रधानमंत्री चाहते, इजराइल के दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते जैसे पाकिस्तान में उतरे थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्व गुरु के नाम पर और विश्व गुरु के रूप में पहचानते। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान के चाचा वो सब चीजें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी हमारे यहाँ विश्व गुरु जी को। हमारी सरकार, भारत की सरकार का क्या अस्तित्व है? भारत की सरकार को कुछ विश्व में करना है कि नहीं करना है? क्या हमारा अस्तित्व है विश्व में कि नहीं है? हम छूट भइए देशों को मौका दे दें कि वो आगे बढ़ चढ़ के ये कहें कि हम लोगों के बीच में बातचीत कराएंगे और मध्यस्थता करेंगे, तो हमारे लिए ये बड़ा एक बहुत कठिन और बड़ी कष्ट की एक परिस्थिति बन जाती है। अब वो कितनी कैसे क्या होगा, क्योंकि मध्यस्थता और डील मेकर में फ़र्क है। मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति दोनों का कॉन्फिडेंट होता है, और वहाँ पर पाकिस्तान में उनके विदेश मंत्री जिस प्रकार की भाषा इजराइल को लेकर बोल रहे हैं, तो मध्यस्थता वाली भाषा नहीं है। फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका और ईरान मिलकर शांति की ओर बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा इकदाम जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, और एक पाकिस्तान की दुनिया में रेपुटेशन जो कि एक जारी बात है, एज ए नेशन हम किसी भी खाते में नहीं गिने जा रहे थे, लेकिन ये कि उस पर अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम भी किसी लाइन में खड़े होंगे। ईरान, अमेरिका, इजराइल की जब लड़ाई शुरू हुई, अब अगर दुनिया या आप हमारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है, तो उस पर तो अभी हम चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पाकिस्तान की कलई खुलेगी, आप समझेंगे। असल में ओमान ने जब युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले ही इस तरीके की स्थिति बनाई थी कि अमेरिका और ईरान दोनों आपस में बात कर लें और एक टेबल पे आकर के जो युद्ध होने वाला है उसको लेकर के कोई रास्ता निकाल लें, ये युद्ध ना हो। इसके लिए ओमान ने पहल की थी। अब जब ओमान ने पहल की, उधर अमेरिका हां हां करता रहा, इधर ईरान वेट करता रहा, उतनी देर में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर कर दिया हमला। अब जब ये हमला हो गया और उसके बाद अमेरिका को ये लगा कि हम युद्ध में फंस गए हैं, ये खत्म नहीं होगा इतनी आसानी से, तब जब ओमान से कहा गया कि आइए अब आप एक बार फिर से जरा बातचीत करवाइए, ओमान ने कहा हमसे ना होगा। जब करा रहे थे तब तो तुमने उसके बम मार दिया, मिसाइल मार दी। अब आए हो कहने कि अब फिर से उससे बात करी जाए, हम किस मुंह से उसके पास जाएं? तो ओमान यहां पे पीछे हट गया। अब उसके बाद आइए आप जो सऊदी और बाकी के देश हैं, उन देशों में भी स्थिति यह बनी कि जब अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें दागी, इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी, तो पलट करके उसने खाड़ी के बाकी देशों को निपटाना शुरू कर दिया ईरान ने। तो अब वहां पर भी मध्यस्थता नहीं हो सकती थी, मतलब अरब है, बाकी देश हैं, वो मध्यस्थता के लिए आगे आएंगे। ले दे करके बचा एक तुर्की, जिसकी बनती नहीं है। तो तुर्की और पाकिस्तान आगे आगे चल रहे थे। अब तुर्की और ईरान की नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में यह हुआ कि भाई तुर्की बैकअप में रहेगा, तुर्की पाकिस्तान तो सबका है, मतलब एक गरीब की जोरू है जिसको कोई मुशर्रफ कभी भी बंदूक की नोक पे अगवा कर लेता है, वैसे ही जैसे आजकल आसिफ मुनीर ने कर रखा है। तो पाकिस्तान को आगे किया गया। अब पाकिस्तान अपनी दुकान सजा करके बैठा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर काम के पैसे लेता है, आतंक फैलाने के पैसे लेगा, आतंक रोकने के पैसे लेगा, लड़ाई करवाने के पैसे लेगा, हथियार देने के पैसे लेगा, हथियार खरीदने के पैसे लेगा, और सब किसके पैसे लेगा? बाहर से। मतलब टोटल देश कर्जे में डूबा है, उसके पास अपना कुछ बचा नहीं, रोटी को तरस रही है वहां की जनता।
लेकिन काम पूरे उसके। तो यहां पर भी वही स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जाता है। चूंकि अमेरिका इन्वॉल्व है तो एक नैरेटिव सेट किया जाएगा कि किस तरीके से अमेरिका जो कुछ कर रहा है, जिसकी सरपरस्ती में हो रहा है, अच्छा उधर रशिया और चाइना भी है, तो जब इतने बड़े बड़े मुल्क इन्वॉल्व हैं तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि जो हमारी चाय लेकर के आ रहा है, जो ट्रे सजा रहा है, उसके अंदर भी कुछ काबिलियत है कि वो ट्रे लेकर के 2 कदम चल सके। तो इस तरीके की स्थिति फिलहाल पाकिस्तान की है। अब उसको कौन किस चश्मे से देख रहा है, उसको कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, ये अपनी जगह पे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजिताभ जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुमैला सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ेंगी पाकिस्तान से। संजीत कुमार जी हमारे साथ होंगे, नेता कांग्रेस। शाकिर हुसैन जी होंगे, शिया धर्मगुरु। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं DK गुप्ता साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान में एक बैठक शुरू हो गई है। अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा पेश किया है, लेकिन क्या वास्तव में पाकिस्तान के ऊपर जो देश बात करने के लिए वहां पहुंचे हैं, जिनके बीच में जंग चल रही है, वो उसका कोई क्रेडिट वैल्यू मानते हैं, या फिर यह मान लिया जाए कि एक ठिकाना चाहिए था जहां बैठ करके कुछ गुफ्तगू हो सके। वो धरती जो है उन्होंने पाकिस्तान की तय कर ली। और तय क्या करी, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने इसके भी पैसे लिए होंगे और बैठा लिया अपने यहां। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलें। अनम्यूट कर दीजिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही आपकी। जी शेखर जी, जय भारत। एक अच्छी बात है कि जो है उसकी परिस्थितियां कुछ भी रही हो, बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन एक और अच्छी बात है कि जो अगर आप इंग्लैंड में जाके देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया में जाके देखिए या फिर बहुत सारे ऐसे देश में हैं, तो मैं एक्चुअली इस बात को वैल्यू नहीं देना पसंद करूंगा कि इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं आया और भारत क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों आया, भारत क्यों नहीं आया। देखिए, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान $1 बिलियन लोन के लिए पूरे विश्व में जगह जगह पे बैठकें करता है, रिक्वेस्ट करता है, और वहां के जो प्रीमियर है शाहबाज, वो कहते हैं मुनीर के साथ बैठ के एक मंच पे कि हमें बड़ी शर्म आती है जब हम कटोरा लेके किसी देश के अंदर जाते हैं और कर्ज मांगते हैं। जब $1 बिलियन IMF से आता है, IMF में HDR किसका ज्यादा है, मतलब भागीदारी किसकी ज्यादा है, वो अमेरिका की है। तो अमेरिका जिसको इशारा करता है उसको वहां से लोन मिलता है। तो जो $1 बिलियन का लोन लेने के लिए गिड़गिड़ाता है, उसका प्रधानमंत्री दुनिया में बोलता है कि हमारी कोई हमको बड़ी शर्म आती है। और वहीं पे भारत $1 बिलियन जो है रॉयल्टी में कमाता है, मतलब जो हमारे यहाँ के ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह होती है, जो हम रॉयल्टी में कमाते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी अलग है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। हम 2047 में विश्व के नंबर 1 देश बनने की कोशिश में है, और वो जो है किसी तरह से अपने आप को आतंकवाद की लिस्ट से निकलने की फिराक में है। तो हमारी प्रायोरिटी अलग है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। तो मैं इसमें ज्यादा जाया नहीं करूंगा डिस्कशन कि पाकिस्तान को मौका के, हाँ, क्योंकि कोई भी देश, खासकर अमेरिका जैसा देश दुनिया में जो नंबर 1 देश है, मैं आज उसको नंबर 1 इसलिए कहता हूं क्योंकि स्ट्रेटेजिकली और फाइनेंशियली नंबर 1 है। और वो देश अगर पाकिस्तान को चूज करता है, इसका मतलब है कि वो ये जानता है कि जो मैं कहूंगा उसके अनुसार वहां पे चीजें होंगी। शायद भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा जो व्यक्तित्व नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री या भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री रहे होंगे, जैसे कि अगर आप मनमोहन सिंह को देख रहे 1-2-3 एग्रीमेंट शांत से कराया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रह गया कि ये रियायत हमको क्यों नहीं मिली, भारत को कैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से ईंधन मिलेगा। तो ये कोई भी भारत का प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी का तो आप इतिहास जानते हैं कि कैसे 36 के आंकड़े अमेरिका से हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की और भारतीय जो डिप्लोमेसी है, जो जयशंकर प्रसाद की, जैसे जयशंकर कितने तीखे शब्द बोलते हैं, मैं बड़ा पसंद भी करता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेन मिनिस्टर है वो।
तो ये चीज नहीं है कि वो किसी को फोन करें 4 बार कि आप मान लेंगे कि नहीं, बात कर लेंगे कि नहीं। भारत उस दावेदारी का समर्थन जरूर करता, वहां मध्यस्थता का जरूर करता जहां पे व्यक्ति उनके पास अप्रोच करता, रिक्वेस्ट करता। ठीक है, यानी पाकिस्तान की जो स्थिति है गुप्ता साहब, वो दुनिया के सामने सबको पता है, लेकिन मजबूरी है शायद दुनिया के देशों की भी कि करें तो क्या करें, क्योंकि ओमान को मैंने बता ही दिया, जिस तरीके से तुर्की की बात थी वो भी सबके सामने, क्योंकि तुर्की ईरान की नहीं बनती। अब इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये बात हमने विदेश नीति पे, विदेश की पहलू पे समझ ली है, अब उस पे भी चले जाते हैं कि सामरिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है। अमेरिका के हमेशा से ज्यादातर जगहों पर युद्ध की एक रणनीति रही है, या तो वेनेजुएला हुआ या क्यूबा, जब कभी वो लड़ा था, बड़े हथियारों के साथ में गया और उसके बाद वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लिया। वेनेजुएला सबसे ताजा उदाहरण है, और वो देश उसका हो गया, वहां के साधन संसाधन, अब सरकार जो कुछ उसे जैसा करना है वो वहां पे करने लगा। ईरान जैसे मुल्क से जब वो टकराता है तो यहां मामला खिंच जाता है। इसी तरीके से अफगानिस्तान, इसी तरीके से इराक, हर जगह अमेरिका ने 20-20 साल लगा दिए इन और आउट करने के बीच का जो दरमियानी वक्त रहा है। यही काम उसने ईरान पर भी जाकर के किया, बड़े हथियारों के साथ में गया, जो कुछ उसके पास लाव लश्कर था वहां छोड़ दिया उसने, और उसके बाद ईरान पहले छोटे हथियारों से लड़ता रहा, उसके पास अभी भी यह बताया जा रहा है कि हजारों मिसाइल्स ऐसी हैं जो बड़े पैमाने पर बड़े डिस्टेंस को कवर करती हैं, वो अभी भी उसके पास रखी हैं। अमेरिका उन जगहों तक इतनी लड़ाई के बाद भी नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कर्नल दिनेश शर्मा जी, कि जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अमेरिका जितनी गीदड़ भभकी दे रहा है ईरान को, या एक चैलेंज दे रहा है ईरान को, उसमें खुद अमेरिका भी फंसा हुआ है, और वजह उसकी इस तरह से दिखती है कि उसे पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ रही है। पाकिस्तान के सामने यह कहना पड़ रहा है कि तुम हमारी मध्यस्थता कराओ, तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल होगा। शेखर जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने मंच के ऊपर अपने विचार प्रकट करने का। पाकिस्तान के बारे में, चलो एक हमारे मेहमान हैं, आपने इनको भी इनवाइट किया हुआ है, तो मुझे लगता है मेरी बात सुनने के बाद वो शायद उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे यथार्थ आपको बताना पड़ेगा। इस समय युद्ध के दौरान अमेरिका ने देखा कि उसके नाटो जैसे देश भी जो हैं वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मुझे एक आज्ञाकारी सेवक चाहिए, तो उसके लिए जो है उन्होंने पाकिस्तान को चुना। हालांकि जैसा कि आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट के दौरान दोहराया कि इसके अंदर टर्की था, पाकिस्तान था और इजिप्ट भी शामिल था, जो कि बैकडोर चैनल से ये बातचीत कर रहे थे। टर्की का आपने बता दिया कि वो पीछे हट गया। इजिप्ट का जो है उसके इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं, पर ईरान के साथ उनके ऐतिहासिक पहले संबंध अच्छे होते थे, बाद में बिगड़ गए। तो अब देखा जाए तो किसको देखा जाए, तो पाकिस्तान जो है उन्होंने पाकिस्तान को चुना। तो पाकिस्तान का जो बेसिक रीजन है कि उसके संबंध जो है ईरान के साथ भी अच्छे हैं, कहता है वो कि अच्छे हैं, लेकिन अभी 2 साल पहले जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मार रहे थे। खैर छोड़िए, उसके सऊदी अरेबिया के साथ भी संबंध अच्छे हैं और साथ में चाइना के साथ भी अच्छे हैं। तो अमेरिका ने इसको चुना कि तुम यहाँ पे जो है पीस टॉक को जो है फैसिलिटेट करो, और आप इस बात से आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका के द्वारा भेजे हुए ड्राफ्ट को भी इनके प्राइम मिनिस्टर ने हूबहू जो है अपने हैंडल के ऊपर डाल दिया। तो ये जग जाहिर है कि अमेरिका इनको डायरेक्टली डिक्टेट कर रहा था। अब ये जो क्लेम करते हैं पाकिस्तानी अपने आप को कि हमने जो है इनकी मध्यस्थता कर रहे हैं, जब बीच बचाव कर रहे हैं, अरे साहब देखिए, जब आप मध्यस्थता करते हैं, जब आप एक मेडिएटर बनते हैं, तो उस समय जो है उस देश की जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या स्टैंडिंग है, उसकी इकोनॉमिक पावर क्या है, उसका वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर उसकी कितनी से है, उसका मिलिट्रेली और बाकी उसकी क्या स्थिति है। तो जो आदमी जो है किसी वार्ता को इन्फ्लुएंस कर सके, तो आप उसको कह सकते हैं कि यस ये मध्यस्थता करा रहा है। जैसे ओमान ने किया, तो ओमान की भी स्टैंडिंग है, चाहे अरब वर्ल्ड के अंदर है या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। तो पाकिस्तान की बात को जो है ईरान मान नहीं रहा था। तो जिस प्रकार से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आई हैं, चाइना की तरफ से खबरें आई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी बताया है कि उसके चाइना का ने इस ईरान को समझाया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है
वो चाइना ने प्ले किया है ईरान को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लाने के लिए। पाकिस्तान वर्ल्ड को बताने के लिए वो कह सकता है कि मैं एक शांति का दूत बना हूं, मैंने बहुत बड़ी कूटनीति। ठीक बात है कर्नल साहब, जो बात हम पकड़ना चाह रहे थे उस बात को आपने कहा है। हमारे साथ में सुमेला सिद्दीकी जी भी हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हैं। सुमेला, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मेज पर जिस तरीके से ये पूरा देश दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, पाकिस्तान खुद क्या महसूस कर रहा है? उसको लगता है कि जिस तरीके का संकट है उसमें आसिफ मुनीर, शहबाज, ये लोग निकाल पाएंगे दुनिया को इस संकट से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात की तरदीद कर दूं कि आपने कहा कोशिश है या काविश है। काविश और कोशिश जब होती है जब प्रैक्टिकल ना हो रहा है। इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस्लामाबाद की पुरफिजा जो है मकाम को। इस्लामाबाद में इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और अफसोस ये है कि हमारा भारतीय पड़ोसी, उसको ये हजम नहीं हो रहा। आप लोगों से ये तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए था कि आसिफ मुनीर जैसा सिपह सलार आपके पड़ोस में मौजूद है, जो इस वक्त मीडिएशन का सेहरा अपने सर पर सजाए बैठा है और सारे दुनिया को लोगों को वेलकम करके यहाँ पे मीडिएशन स्टार्ट हुई है। मैं ये नहीं कहती कि ये ही आज ही हल निकल आएगा और कल ही हल निकल आएगा। हो सकता है ये पहले मुज़ाकरात की कड़ी है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और जगह बदली भी जा सकती है। चाइना भी हो सकती है, कतर भी हो सकता है, ओमान भी हो सकता है। लेकिन पहला पड़ाव कहाँ हुआ, पहली बात कहाँ से शुरू हुई, किसकी ट्वीट से जंग बंदी स्टार्ट हुई, किसकी ट्वीट पे डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब उसको रिस्पॉन्स किया, तो ये बातें बहुत अहम है। आप इस जोग्राफियाई सिचुएशन को ऐसा है कि आपने हम हिंदुस्तानी केवल ऐसा भारत में, देखिए मैंने आपके तमाम पैनलिस्ट की बातें सुनी। हाँ। अब आप मेरी बात सुनिए। भारत ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि जी जेडी वेंस नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई मुज़ाकरात नहीं, पाकिस्तान इस तरीके का कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। आप सुनिए, सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर जवाब कैसे आएंगे? सुमेला जी, समय इतना होता नहीं है, चर्चा तो घंटे ही भर की। सुनिए अब आप हिंदुस्तान केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं सुनिए, सुनिए जो लोग टेबल पर बैठे उनके बारे में भी सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। ऐसा है कि जो अमेरिका बैठा है, जितनी खूबसूरत वादियां आप दिखा रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत एबटाबाद में अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसने निपटाया था, उसामा बिन लादेन को, इसी पाकिस्तान में आर्मी एरिया के अंदर। तो एक तो हम हिंदुस्तानी अमेरिका के बारे में क्या ख्याल रखते हैं वो भी समझ लीजिए। वो नहीं वो जहां दहशतगर्दी हुई है, अरे दहशतगर्दी वो हमसे बेहतर कौन जानता है? वो हम हिंदुस्तानियों से बेहतर कौन जानता है? वो सुबह हमसे बेहतर कौन जानता है? तो वो एबटाबाद में जिसको अमेरिका हम तो विक्टिम है ना। अरे भाई, पाकिस्तान के एबटाबाद में जिस आतंकी को निपटाया, जिसने निपटाया, वो पाकिस्तान की धरती पर जाकर के कह रहा है चाय तस्करी लेके आओ और ईरान से बात करो। तो अमेरिका की क्या क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है? तो सामने ही है। आज हमने ही गिराया ना यहाँ पे। आज उसी नूर बेस पे ये तमाम वफद आ रहे हैं जहां आप लोगों ने ऐलान किया था पिछले साल के, आप लोगों ने खत्म कर दिया, जो एक झूठ बोला था, वहीं पे तमाम वफद आके उतर रहे हैं। अरे वो वहीं से हम सबको रिसीव कर रहे हैं। तो झूठ का भी एक लिमिट होता है ना। नील नदी के बेसिन से बोरान किसने सोचा था? छाती वाली बात करते हैं। अरे सुनिए, वो अमेरिका के ही जहाज थे ना जो बोरान लेकर के नील नदी के बेसिन से आए थे, जिन्होंने नूर बेस एयर पे उसमें छिड़काव किया था। अभी आप लोगों ने भी तो झूठ बोला था ना, आपने नूर बेस तबाह कर दिया, आपने लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी है, तो ये झूठ बोले थे ना। आज उसी नूर बेस पे पूरी दुनिया के जहाज उतर रहे हैं। वो जहाज मीडिएशन हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक। मुज़ाकरात की कोई पिक्चर सामने नहीं आएगी क्योंकि ईरान ने अपने एजेंडा रखा हुआ है, अमेरिका ने अपना एजेंडा रखा हुआ है। आप लोग को कोशिश ये करनी चाहिए एज ए जिम्मेदार मीडिया, आप एज ए जिम्मेदार मीडिया ये कोशिश करें कि इन मुज़ाकरात को मजबूत किया जाए। और क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आपको होना है, गैस की लाइनें आपकी लगनी है, पेट्रोल का प्रॉब्लम आपके यहाँ होना है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने, क्योंकि आप जितना बड़ा मुल्क है उतने बड़े मसले भी आप लोगों के हैं।
नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, जब कहीं देश में बाढ़ आती है, भुखमरी होती है, तो विदेश जाकर के नहीं रहते हैं, रोटी के लिए छीना झपटी नहीं होती। इतना हमें पता है। अरे क्या बात कर रही है सिद्दीकी जी? चाय वाला जहां जाता है वो चाय की नशिस्त लगाए। अब हमारे देश से अपनी भाई जहां जाते हैं लड़ाई जंग छिड़वा के पाकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान क्या बोलेगा? वो मुशर्रफ आता बंदूक की नोक पर पूरे मुल्क को अगवा कर लेता है। आप कहते हैं लोकतंत्र है। एक आसिफ मुनीर उसको ऐसा झुंझुना थमा के रखा है, उसको न समझ में आ रहा है कि मैं आर्मी चीफ हूँ, फील्ड मार्शल हूँ। चले चबा दिए हैं मैं भारत का जो किया है आसिफ मुनीर ने, वो तो भाई हाँ मदरसे से पढ़ा हुआ है, क्यों नहीं कदर करें भाई? मदरसे का इंटेलेक्चुअल है वो। अब आप सुनिए, नहीं मेरे साथ में शाकिर जी भी हैं, शाकिर हुसैन जी हैं, शिया धर्मगुरु हैं। सुनिए, अब हिंदुस्तान के मुसलमान से भी सुनिए अपनी तारीफ। पाकिस्तान इससे मजा ले रहे हैं भारत की तकलीफ का। नहीं, हमें कोई तकलीफ ना है। आप जो कर रहे हैं उसकी तकलीफ आप ही को होनी है पलट करके, हमें पता है। शाकिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से शिया धर्मगुरु हमारे साथ में, अब सुनिए सिद्दीकी जी, आप भी सुनिए थोड़ा। ईरान एक शिया मुल्क है। शाकिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थिति ईरान में बनी या बनाई गई, आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क उस जगह पर कहीं ईरान की या दुनिया की कोई मदद कर सकता है? जिस तरीके की उसकी स्थितियां रही हैं, जिस तरीके का उसका पूरा बैकग्राउंड रहा है, एक हिंदुस्तान का मुसलमान भी क्या सोच रहा है, यह पता चलना चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? पूरी आ रही है साहब। जनाब, सबसे पहले तो मैं इस बात में थोड़ा तरमीम चाहूंगा कि जो आप बार बार ये शिया धर्मगुरु लिख रहे हैं, थोड़ा इसको करेक्ट कीजिए। बीइंग मुस्लिम आप मेरे को जो है आप केवल रेफरेंस में रखिए, मैं केवल अपने आप को एक मुसलमान कहता हूं। तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये शिया धर्मगुरु जो आप लिख रहे हैं इसको हटा दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे मैं अभी देख रहा था, जब आपने डिबेट स्टार्ट की है तब आपने शुरू में ये बताया कि भाई ये पाकिस्तान भूखों मर रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, सब सुन लिया। मेरा ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इतना रेलिवेंट हमारे लिए है क्यों? इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं हम? इतने उसको नाम से बैठ करके यहाँ डिबेट कर क्यों रहे हैं हम? और इतना बेवकूफ, उतना बड़ा अमेरिका जिसकी गुंडाई की अभी आपने पूरी बयान पूरे वो कर दिए जो है वो आपने अभी बताया कि सब की बात करी, उसको उठा के ले गया, ये ले गया, वो ले गया, सब ले गया। आपने खुद ही बताया अभी सब अपने उसमें जो है। तो अमेरिका के सेंस को हम क्या समझते हैं? चुन कौन रहा है पाकिस्तान को? भाई चुन तो अमेरिका रहा है ना। और हम किस साइड में खड़े हुए हैं आज? रूस को, जो अपने पुराने कहते एक दोस्त को छोड़ करके आज हम उसी कैंप में जाके तो खड़े हो गए हैं ना। भाई हम क्यों अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं? भारत की जो आज जो है विदेश नीति है, भारत की जो आज से पहले जो नॉन अलाइनमेंट की विदेश नीति थी कि भाई हम किसी के साथ में नहीं है, किसी के हम तो बिल्कुल न्यूट्रल है, बेहतरीन पॉलिसी थी। मगर देखिए, मैं अपने घर के अपने मुल्क के साथ में हूं, मगर मैं यहाँ पर आरएसएस की पॉलिसी और बीजेपी की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं हूं। आज हम बिल्कुल कितने में अलग थलग पड़ रहे हैं, आज हमको कोई गिनती में नहीं। भाई ये सवाल तो अमेरिका से होना चाहिए, ये सवाल तो भारत की सरकार से होना चाहिए कि भाई हम गिनती में क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं आप। ठीक है शाकिर जी, आप थोड़ा आराम करें, मैं इसका जवाब संजय जी से लेता हूं। संजय जी, जो बात अभी शाकिर जी की तरफ से आई है, समय तो इंतजार कीजिए, मैं आपके पास पलट करके आऊंगा। संजय जी, जो बात विदेश नीति पर उठ रही है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और जिस तरीके की स्थिति इस समय पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी रखने की कोशिश की है, उसकी हकीकत कितनी आपकी नजर में सही है या गलत है? आपके नजरिया क्या है उस पर? देखिए शेखर जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, मुझे आप इंटरनेशनल उसकी डिबेट के लिए बुलाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि जो इसमें वो है गेस्ट, एक शाकिर हुसैन साहब और जो हमारी पाकिस्तान की मोहतरमा जुड़ी हुई है, उन दोनों का कुछ मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, शाकिर हुसैन जो शिया धर्मगुरु है, देखिए बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने कहा मुझे शिया मत कहिए। ठीक है क्या, इस समय जब से ईरान का मसला हुआ है तब से हमारी जो मुस्लिम उम्मत है हिंदुस्तान के अंदर, वो कहीं उसका रुझान ईरान के साथ में है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। ये बड़ा जोरदार मामला है, मैं इस पर बात करूंगा। और
पाकिस्तान में शियाओं का कत्लेआम होता है, वहां काफिर कहे जाते हैं। और ये भी बड़ी गजब की बात है शेखर जी कि वही पाकिस्तान जो शियाओं को काफिर घोषित करता है, वहां आए दिन मस्जिद में ब्लास्ट होते हैं, मारे जाते हैं, वही ईरान को होस्ट कर रहा है। अब इस मजबूरी को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, पाकिस्तान एक प्यादा है, वो दो के बीच में खेल रहा है। आसिफ मुनीर जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पैरों के जूते साफ करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा ही आदमी चाहिए। यस सर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कमजोर आदमी पसंद करता हूँ, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता हूँ जो मुझे जवाब दे, जो मेरे सामने खड़ा होकर बात करे, तो मुझे कमजोर आदमी मैं पसंद करता हूं। तो आसिफ मुनीर जैसा कमजोर आदमी डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज्यादा मिल सकता है। दूसरा, देखिए, ईरान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी वो वैसे बहुत गलत थी। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम सभ्यता का अंत कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसकी जो धमकी थी कि मैं वहां उनके जो पेट्रोकेमिकल उनको है और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दूंगा, इससे सबसे ज्यादा चीन को दिक्कत हुई, क्योंकि चीन को ईरान सब्सिडाइज उस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल देता है और चीन की बहुत बड़ी इकोनॉमी ईरान के ऊपर डिपेंड करती है। तो चीन का भी प्यादा है अमेरिका, पाकिस्तान। तो चीन ने इनिशिएट किया कि भाई रोको अमेरिका को, अगर चीन अमेरिका ने जो कह रहा है बड़ा अटैक कर दिया तो मेरी तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसके लिए पाकिस्तान को आगे लाया और पाकिस्तान ने अपने अब्बा हजूर अमेरिका से कहा कि अब्बा अब जो है मेरी थोड़ी सुन लो आप, मैं बैठा के आपको बात कराना चाहता हूं, उसके बाद जो आपकी इच्छा हो। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान शेखर जी आप जानते हैं 3A पे चलता है, एक अल्लाह के नाम पर, एक आर्मी के नाम पर, एक अमेरिका के नाम पर, और भीख सबसे मांगता है। चीन से भी भीख का कटोरा लेके खड़ा रहता है, उसके पैसे डकार जाएगा। अमेरिका का भी, सऊदी अरब, यूए का, तो ये इंटरनेशनल भिखारी है पाकिस्तान। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है संजय जी, हम ठीक है, जो बात आपने रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेना किसी भी मुल्क के लिए कोई गलत बात नहीं है। कर्जा लिया जाता है, कर्जा वापस भी किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों पे आपकी तरह लोग भूखे नहीं मर रहे होते। हमारे यहाँ सड़कों पे लोग एहतजाज नहीं कर रहे होते हुकूमत के खिलाफ। आपकी हुकूमत के खिलाफ तो आपकी नेशन को निकल आना चाहिए कि मोदी के खिलाफ कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, जहाँ पे आइसोलेट कर दिया इंडिया को। फॉरेन पॉलिसी, आपकी बैकवर्ड डिप्लोमेसी, आपका वजीर खारजा सब बड़े हो चुके हैं, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात कि आप लोगों ने गलत घोड़े पे पैसे लगा दिए, आपने पहले लगाया अफगानिस्तान पे। चलिए ठीक है सुमेला जी और संजय जी, थोड़ा सा आप दोनों लोग थोड़ा सा सब्र कर लें। मैं संजीव जी के पास होकर के आता हूं, कांग्रेस के लीडर हैं। एक मिनट संजय जी, जरा कांग्रेस का पक्ष भी आ जाने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। संजय जी, जिस तरीके से ठीक है संजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है, कांग्रेस से मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का तो लंबे समय तक शासन रहा है, रशिया भी देख लिया, चाइना भी देख लिया, अमेरिका भी देख लिया, और पाकिस्तान तो आप ही के मतलब उस समय पे बना ही है। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है दुनिया के सामने, पाकिस्तान से तो आपने भी दो हाथ कई बार किए हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि जो अपने पड़ोसियों को साथ में नहीं रख सकता, वो अमेरिका और ईरान को बैठ करके दोस्ती कराएगा? सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। सुन लीजिए सुमेला जी, सुमेला जी आप भी खुश होइए, हम भी खुश हैं, हम और आप तो अच्छे पड़ोसी रहे। ठीक है संजीत जी का जवाब आने दीजिए जी। मीडिएटर सबसे पहली बात, मीडिएटर की भूमिका में वो आता है जिसकी कोई अपनी हैसियत हो। सच्चाई है कि मीडिएटर की हैसियत पाकिस्तान की न थी, न है, न होगी। पहली बात, मगर मीडिएशन करा रहा है। संजय जी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, संजीव जी बड़ी बात कह रहे हैं, एक मिनट जरा उनके पास भी हो जाने दीजिए। संजय जी आप अपनी बात करें, पूरी करें। ठीक है, मैं सुनने में थोड़ा गलती कर गया जी। पहली बात, मीडिएटर की हैसियत पाकिस्तान में का है नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये जमीन केवल पाकिस्तान का उपयोग किया जा रहा है, ये जमीन है और विश्वास की जमीन है ना। अमेरिका इसके लिए इस युद्ध को रोकना चाहता है, सिर्फ टाइम बाय कर रहा है अमेरिका, सिर्फ टाइम बाय कर रहा है अमेरिका। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति में अमेरिका फिर से अपनी रीस्ट्रक्चर करता है, रीग्रुप करता है, इसके कई कारण है।
क्या यह समझौता कभी भी और किसी भी हालत, आज युद्ध हो, 6 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, यह युद्ध फिर से होना है? क्यों? इसके 4 कारण हैं। पहली बात, अमेरिका कहता है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम रोक दीजिए, जो ईरान कभी नहीं रोकेगा। अमेरिका कहता है कि आप अपने उच्च दूरी के मिसाइल्स कार्यक्रम को रोक दीजिए, जो ईरान नहीं रोकेगा। और अब केवल और केवल एक रास्ते पर केवल और केवल समझौता होने के चांसेस हैं, वो है हरमुज स्टेट को खोलना। ईरान इसके लिए तैयार हो जाएगा, मेरी नजर में, मैं स्थिति ये मानता हूं। दूसरी बात, इजराइल इस शिखर वार्ता के अंदर कहीं भी नहीं है। तो जब तक इस स्टेक होल्डर जो इजराइल भी है, जब तक इजराइल ना हो, मैं समझता हूं यह शिखर वार्ता किसी भी स्तर से। ठीक है, संजय जी ने अपनी बात बड़ी पुख्ता तरीके से और बहुत ही कॉम्पैक्ट रूप में रखी है। मेरे साथ में शैलेंद्र जी भी हैं, शैलेंद्र जी के पास भी जाना जरूरी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरीके की जब स्थितियां बनती हैं, जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आती हैं, तो कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी धरती का इस्तेमाल किया जाता है, वहां के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, और एक नैरेटिव सेट किया जाता है जिसमें मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है। उसके स्वरूप कुछ भी हो, सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल वगैरह वगैरह। तो एक पत्रकार की हैसियत से इस पूरी इक्वेशन को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि कहां, कौन, कितना, किसके तरीके से, किस रूप में, किसको टूल की तरीके से इस्तेमाल कर रहा है? नमस्कार, मैं सुन भी रहा हूं सभी लोगों को, और नजर भी है उधर क्या हो रहा है पाकिस्तान में। इसमें ईरान और अमेरिका के जो टीम के लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के माध्यम से। यहाँ पर जो स्थितियां दिख रही हैं उसके आधार पर पहले तो हम सभी लोगों को सकारात्मक भाव से इस गतिविधि को देखना चाहिए। यह युद्ध पूरे दुनिया को प्रभावित कर रहा था और उसकी तपिश हर एक तक पहुंच रही थी, हर कोई त्राही त्राही कर रहा था। अब यदि इस पर किसी तरह से विराम लग रहा है तो पहले तो हमको आपसी जो विरोध की बातें हैं, विचार है, उसको जरा कंट्रोल रखना चाहिए और देखना चाहिए किसी तरीके से मामला हल हो जाए। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो इजराइल के समर्थन में आकर के हमला किया था ईरान के ऊपर, और ईरान में 2 आरोप लगाए थे, एक वहां पर परमाणु बम है, दूसरा उनके रिजिम को चेंज करना, और दोनों खत्म कर दिया। परमाणु बम था ही नहीं और खुद भी कह दिया नहीं है और नहीं बन सकता, तो मुद्दा समाप्त हो गया। दूसरा, खामनेई जी से उनकी जो भी कहिए खुन्नस थी, उनको उनके साथ उनके सभी प्रमुख सलाहकारों को निपटा दिया, और साथ ही इतना बमबारी कर दिया कि अभी लगभग 25 साल 50 साल तक ईरान से उबर नहीं पाए, मरने मारने पर उतारू हो गया। जब ईरान कोई व्यक्ति हो हमारे आपके ऊपर कोई हमला कर दे, क्या करेंगे? फिर तो यही होगा कि चलो भाई, जब ऐसे ही मरना तो मार के मरेंगे। इस बात के लिए अमेरिका तैयार नहीं था, उसको नहीं लगता था इस तरह की स्थितियां आएंगी, क्योंकि अमेरिका हर जगह सत्ता परिवर्तन कराता आ रहा है। सत्ता के खिलाफ लोग गए, जनता ने कोई विद्रोह नहीं किया और बहुत आराम से उन्होंने अपने समर्थकों को बैठा दिया। यह काम ईरान में करना चाहते थे, शुरुआत हुई थी पहलवी जी के समर्थकों के द्वारा, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाए और अल्टीमेटली ईरान इस तरीके से उनका विरोध करता गया कि उसके मनोबल को देख करके पूरी दुनिया की सहानुभूति ईरान के साथ हो गई, न कि अमेरिका के साथ। आज अगर हम किसी भी तरीके से ईरान का विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं तो हम अमेरिका का समर्थन करते हैं। हमको बताना पड़ेगा क्या ट्रंप ने जो किया था सही किया था, क्या ट्रंप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्या इस तरीके से लोकतंत्र या विश्व शांति बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये शैलेंद्र जी आपने बड़ी बात की। अब इसका जवाब सुमेला से लेते हैं। सुमेला सिद्दीकी जी, ये एक बड़ी चीज है जिस बात को शैलेंद्र जी ने उठाया है, उस बात को समझिए कि ईरान अपनी तरह से ठीक ही था, चल रहा था वहां पर सब कुछ ठीक ठाक। ओमान बातचीत कराने को भी तैयार था, लेकिन अमेरिका ने मिसाइल दागी और यह युद्ध शुरू हो गया। अब चूंकि आप अमेरिका को टेबल पर लेकर के बैठे हैं तो दुनिया को आपको जवाब देना पड़ेगा कि जिस अमेरिका से दुनिया का भरोसा उठता जा रहा है, पाकिस्तान की गोद में या तो वो बैठा है या पाकिस्तान उसको अपने गोद में बिठाने की कोशिश कर रहा है। गोदी जिसकी भी हो, या आप ही बेहतर बता पाएंगे, मुझे नहीं पता कि आपके बंद कमरों में कौन किसकी गोदी में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो स्थिति वर्ल्ड वाइड है, इस तरह की लहजा और इस तरह के अल्फाज हमारे यहां इस्तेमाल नहीं होते।
आप अपने लफ्जों को ले आए। ये हिंदी में अक्सर इस तरीके के मुहावरे प्रचलित हैं हिंदुस्तान में, तो हमारी चर्चा यहीं पे गुफ्तगू आपके यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। हाँ, आप करें, आप मसले पे आए। मैं यहाँ पे आपको एक सबसे पहले आप मुद्दे पे आए। आप ये बताएं कि जिस डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी, क्या वाइस प्रेसिडेंट यहां उठकर आएंगे? मेरा सवाल है आपसे कि अमेरिका अगर ये जंग जीत चुका है, क्या उसको फेस सेविंग नहीं चाहिए इस टाइम? क्या 2 अप्रैल को जी न्यूज कोट करता है और आपके अखबारों में भी है, इंडिया ने भी मीडिएशन की पेशकश की जिसको रद्द कर दिया गया। इस टाइम आप लोगों को यह ज्यादा सोचना चाहिए कि मोदी ने आपको इतनी बेकार खारजा पॉलिसी देके, इतनी बैड तरीके से इंटरनेशनली आपको आइसोलेट। यही बात तो हमारे गेस्ट भी कह रहे थे, यही बात तो हमारी चर्चा में भी थी। आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम, ठीक है सुमैला जी, सुनिए, आपकी बात से आपके सवाल पैदा हो रहे हैं। अब मैंने सुनी आपकी बात, सुमैला जी, अब आप भी सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं। आपने ये बात कही, अमेरिका को फेस सेविंग देने के लिए पाकिस्तान ये पूरी बैठक करा रहा है ना, यही तो आप कह रही हैं? नहीं, 2 अप्रैल को इंडिया ने क्यों ऑफर किया मीडिएशन? 2 अप्रैल इंडिया छोड़िए, मैं चर्चा पाकिस्तान पे कर रहा हूं, आप इंडिया पे कर रही हैं। आप जाके गूगल कर लीजिए, जी न्यूज कोट करता है, आपके चैनल कोट करते हैं, आपके सारे चैनल किसी चैनल से मीडिएशन के लिए बैठे। तो आप मीडिएशन का मतलब मैं कह रहा हूं, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इस चर्चा में, पढ़े लिखे आदमी है ना, आप अपनी बात करिए ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जिस डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी दांव पर है, अब इस्लामाबाद या पाकिस्तान ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करके उसको फेस सेविंग का मौका दे रहे, यही बात तो आप कह रही हैं ना, यही तो हम भी कह रहे हैं। इस जगह पे तो हम और आप एक हैं। आप बात ट्विस्ट करने के माहिर है, इंडिया में पॉलिसी बड़ी अच्छी है, आप दुनिया को ट्विस्ट कर दें। अच्छा, आप ईरान और अमेरिका को ट्विस्ट कर दें, हम अपनी बात को ट्विस्ट करें। और कौन सी हमने ट्विस्ट कर दी? जो आपने कहा उसको मैंने दोहरा दिया। में पूरी दुनिया की नजर है। सुमैला जी, जो आपने कहा वही तो मैंने दोहराया। नहीं है, वो पाकिस्तान में है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आसिम मलिक की, जो अमेरिका अगर नहीं हो रही है। जेडी वेल्स नाम का, सुनिए, कर सकते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो चर्चा को आगे बढ़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अमेरिका से अगर पाकिस्तान की धरती पर कोई आ गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी बात हो गई ना, यही आप कह रही है ना। अमेरिका को फेस सेविंग का मौका आप दे रही है ना, ये कहिए ना आप खुल के, आप कहिए कि अमेरिका पाकिस्तान के घुटनों पर है करने के लिए। अरे कहिए ना, आ गया, ये बड़ी बात है, मुकम्मल बात कीजिए ना आप। मैं कह रहा हूं बीच में से ना चुराइए ना, आप मुकम्मल बात कीजिए। अरे आप बात ही पूरी कर रहे हैं कि इस वक्त, अच्छा एक बात का सवाल का जवाब दीजिए, डिबेट चल रही है ना, कोई क्लासरूम नहीं है, आप टीचर, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मुझे बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान में अमन हो? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे हम तो हमेशा से शांति के साथ में खड़े, हमारे पीएम ने तो पहले दिन ये बात कही, शांति में खड़े, लेकिन अरे मोदी ने तो ये बात पहले दिन कही कि हम निष्पक्ष नहीं है। ये सब जो हमारे यहाँ विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है, उस प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये पहले दिन कहा कि हम शांति के साथ में खड़े हैं, हम तो इससे अलग हो ही नहीं सकते। बहुत शांति से। अच्छा ठीक है, संजीव जी कुछ कह रहे हैं, हमारे यहाँ कांग्रेस के लीडर हैं, सुनिए कांग्रेस के लीडर हैं संजीव जी, क्या कह रहे हैं सुनिए। संजीव जी अपनी बात रखें, वो बोलते रहे, सुमैला जी नहीं शांत होंगे। पाकिस्तान से कहा कि पाकिस्तान की सिर्फ जमीन इस्तेमाल हो रही है, हाँ, मीडिएटर के पास एग्जीक्यूशन का पावर होना चाहिए। ये क्या पाकिस्तान की हैसियत एग्जीक्यूशन का है? भारत कभी नहीं चाह रहा था। होता है तो पाकिस्तान की हिम्मत है कि वो एग्जीक्यूट करा सके। मैं समझता हूं एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। दूसरी बात, एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, मोदी जी तब नहीं तैयार जिस प्रकार अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर उसी प्रकार से अमेरिका खादी के देशों से इस तरीके से तो आवाज समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड संजय जी, पाकिस्तान और अमेरिका की जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी, सिर्फ फिरौती वसूल करने की। ठीक है संजय, अब एक मिनट संजय जी आप रुक जाइए, संजय जी अपनी बात आप आराम से रख दीजिए, 30 सेकंड है आपके पास। ऐसे नहीं थे, विश्वगुरु का दर्जा तो आपने छीना है, नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को जला के आप लोगों ने छीना है। विश्वगुरु थे और मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं भारत को। ईरानी नेवी के जवानों को जला के क्या किया था? सुनिए, आपने इजराइल की फौज में भारतीय गरीब लड़के 30,000 की नौकरियों पर भेजे, लगने के लिए किसी के आगे नहीं झुकता।
शेखर जी, S-400 रूस ने भारत को दी। आप जानते हैं इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान कैसी कैसी कर रहा है। मुसलमानों के लिए जब भारत का समझौता हुआ, शाकिर हुसैन साहब, आप भी और आपकी जो पाकिस्तानी उम्मत की S-400 जब खरीद रहे थे तो अमेरिका ने धमकी दी कि 5 साल लगा देंगे। मोदी जी ने कहा लगा के देखो, ताकि अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा ठीक है संजय जी और सुहेला जी, एक महत्वपूर्ण बात आ गई है। एक मिनट जरा इस पे ध्यान दीजिए। एक बड़ी बात आ गई। कर्नल दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। संजय जी रुक जाइए। संजय जी एक सेकंड रुकिए। कर्नल साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं। एक सेकंड सुमेला जी सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं काहे को? जमीन का टुकड़ा। इधर रशिया और यूक्रेन लड़ते हैं जमीन का टुकड़ा, ठीक है। अजरबैजान आर्मेनिया लड़ गया। अभी दुनिया में अमेरिका जिस जगह पे लड़ रहा है मीडिएशन कराने के लिए। ओफो, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सवाल चर्चा बहुत है, आप अभी जमीन पे पड़े, आप समझिए कहां पहुंच गई मामला, जमीन पे आ गया युद्ध। मैं ये कह रहा हूं कर्नल साहब कि दुनिया लड़ती है जमीन के टुकड़े के लिए। कोशिश कर रहे हैं। पहले शेखर जी इसको चुप कराइए ना, इसका ऑडियो कम कीजिए, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये पाकिस्तान की महिला, इसे चुप कराइए 1 मिनट। ठीक है सुमेला जी, आप जरा सवाल हो जाने दीजिए, गेस्ट बाकी और भी हैं। अब ये तो अजीब, मतलब भाई बॉर्डर से घुसपैठ समझ में आती, चर्चा में बीच बीच में ना घुसपैठ करिए। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दुनिया में ज्यादातर देशों में जमीन की लड़ाई है, लेकिन अमेरिका जहां जहां घुसता है तेल और अपने हथियारों के लिए लड़ता है। तो क्या आप इस बात से मुतमईन हैं कि चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या फिर इजराइल ही चारों तरफ लड़ रहा है, लेबनान से लड़ रहा है, गाजा से लड़ रहा है, ये सब, तो यहां सब जगह जमीन का मसला है, लेकिन अमेरिका की लड़ाई दूसरे पैमाने पर होती है और इस बार वो फंस गया। शेखर साहब, उससे पहले जो है, जो आपने पिछले सेगमेंट के अंदर बात की थी कि गोदी में बैठ गए हैं या यहां बैठ गए हैं, तो ये जो पाकिस्तान से महिला आई हुई है तो ये कहती है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो कल की बात है, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है वो ट्वीट करता है कि इजराइल जो है वो एक कैंसर हो गया हुआ है और उस देश को जिसने भी बनाया होगा वो नर्क में जाएगा। हालांकि डर के मारे जब इजराइल से आई एक रिएक्शन आया तो उस ट्वीट को हटा दिया गया। दूसरा, इनका बिलावल भुट्टो, और जब हमने इनका पानी बंद किया तो वो कहता है अगर वो हमारा पानी बंद करेंगे हम उनका खून बंद कर देंगे। और तीसरा जो है, इनका डिफेंस मिनिस्टर जो है लास्ट ईयर जो है एक फॉरेन चैनल को इंटरव्यू में कहता है कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया और फेंक दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि ये बातें या शब्दों का चयन जो होता है भारतीय संस्कृति में हम ठीक चयन करते हैं। अब आप बात आ जाते हैं आगे अमेरिका की, जो आपने सवाल पूछा। देखिए साहब, ऐसा है कि अमेरिका पूरे विश्व के अंदर और इस युद्ध के दौरान भी हमने ये देखा कि अमेरिका अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। वो अपना पेट्रो डॉलर को किसी भी हालत में जो है वो नीचे नहीं आना चाहता। वो अपना वर्चस्व बताना चाहता है कि उसका नाटो के अंदर हैसियत बढ़े। वो दिखाना चाहता है अमेरिकन कंस्टिट्यूएंसी को कि उसने ये युद्ध किया था तो ठीक किया था। उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया था क्योंकि वो रशिया को चेक करना चाहते थे। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ये सबसे बड़ी भूल थी कि वो समझते थे कि रशिया उनका दुश्मन है, लेकिन उनका दुश्मन नंबर 1 जो है अब चाइना बन गया हुआ। अब ये जो पाकिस्तान वाले ढोल नगाड़े पीट रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अरे कल तक जो है इनके एक सोशल मीडिया के ऊपर एक इनका लड़का है वो कह रहा था कि पूरा का पूरा जो इस्लामाबाद है वो एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। लेकिन कल शाम तक तो दुल्हे राजा तो आ ही नहीं रहे थे ईरान से। और आप ये देखिए कि आपको अपनी सुरक्षा का कितना डर है कि आपने पिछले 2 दिनों से जो है पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद कर दिया हुआ। ये बात ठीक है कर्नल साहब, आपने अपनी बात रखी है। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच रहा हूं, डीके गुप्ता जी के पास जाऊंगा। डीके गुप्ता साहब, ये ठीक है पाकिस्तान की तरफ से ये सारी टेबल सजाई गई है, जो एजेंसीज है ना उनको, लेकिन जिस तरीके की अमेरिका की स्थिति है और ईरान की स्थिति है,
डायलॉग्स अगर पूरे नहीं होते हैं तो इसके बाद दुनिया को अगला खतरा क्या है, और जो इस टेबल को सजा करके बैठा है ये उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? शेखर जी, एक चीज बहुत कंफर्म है कि अमेरिका और इजराइल बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंट्री है, और किसी भी देश में आप देखेंगे तो वेस्ट अफ्रीका से लेकर नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट के मुसलमान, केवल 2, 3, 4 मुसलमान कंट्री में देख रहा हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई, सऊदी अरबिया भी जरा रेडिकल तरफ जाता है कभी कभी, तुर्की भी आजकल जा रहा है। कुछ देश ऐसे हैं जिनको कि आप कह सकते हैं शान से कि वो दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज कंपीट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज इस अमेरिका ने और इस इजराइल ने, इजराइल तो चलिए ठीक है और उसका अपना एक रीजनल इशू है, इस अमेरिका ने और वेस्टर्न जो हेजेमनी थी पूरे दुनिया में, उन्होंने इनको इतना यूज किया है यूएस एड की थ्रू, चाहे जैसे भी किया। आप पाकिस्तान अगर देखें, अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप एक चीज देखेंगे कि 1956 में पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब वहीं से शुरुआत गलत कर दी, और भारत उसमें बना एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और भारत आज कहां पे है? पूरे मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है 4.6, और भारत की इकोनॉमी अकेली पूरे मिडिल ईस्ट अरब वगैरह से ज्यादा है। कहां गया? क्योंकि उसने अपने रास्ते अलग चुने, और यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश, जॉर्ज बुश जब 9/11 हुआ उसके बाद भारत के साथ इतने बड़े बड़े समझौते हुए, यही सही कर रहे थे कर्नल दिनेश कि कैसे एक जो लूज टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री कि टॉयलेट पेपर के जैसे उठा के फेंक दिया, ये हकीकत बयां करता है, और किस दिन और फेंक देगा। अगर जरा सा जलालत होती पाकिस्तान के अंदर, टू बी फ्रैंक, तो जिस पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए अमेरिका को, राष्ट्रपति को नामित किया है, ये सभी शिया सुन्नी सभी लोग आज उस पाकिस्तान को गाली दे रहे होंगे जिन्होंने इतने कत्लेआम के, जैसे अगर ईरान को मानते हैं कि ईरान पर ज्यादती अमेरिका ने की है, तो आज एक नॉमिनेशन वापस करने अगर हिम्मत है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज तक ट्रंप बोलते गए हैं कि आज आओ मुझसे मिल लो, आज तक नहीं मिले हैं। ठीक है, मैं आखिरी सवाल इस चर्चा का सुमेला सिद्दीकी से ही लेता हूं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं सुमेला सिद्दीकी। आखिरी सवाल इस चर्चा का, क्या पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका ने ईरान के साथ में गलत किया, हां या ना? पाकिस्तान को लगता है कि क्या किया? सॉरी, अब की आवाज ब्रेक हुई है। क्या पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके गलत किया, हां या ना? बिल्कुल गलत किया। इसमें तो पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए, ये इसमें मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि गलत किया या सही किया? जब मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उससे अटैक नहीं होना चाहिए था। क्या आपका भारत ये नहीं कहता? क्या आपके चैनल्स ये नहीं कहते? क्या आपके यहाँ ये बात नहीं कही जाती है? क्यों नहीं कही जाती है? देखें, अगर जंग बढ़ गई है, अब मुद्दा इस बात पे है कि अमन की तरफ लाया जाए, तो वही अमेरिका उठ के पाकिस्तान आके और इसकी अमन की डिस्कशन के ऊपर बैठा हुआ है। और यहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस्लामाबाद में पीस टॉक चल रही है। जंग होती है तो पीस टॉक भी करवाए जाते हैं। इंडिया के पास ही कैपेसिटी नहीं थी, पाकिस्तान के पास ही। ठीक है सुमेला जी, ठीक है, मैंने आपकी बात नोट कर ली है। गुप्ता साहब 30 सेकंड में अपनी बात रख दें आप। ऊपर आपसे बहुत बेहतर है। दूसरा, ये दो नजरिए इस्लामी पाकिस्तान है। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड बात बताना चाहूंगा, ऑन द रिकॉर्ड बताना चाहूं कि यूरोपियन यूनियन, नाटो, ब्रिक्स, एससीओ, ऐसे बड़ी बड़ी दुनिया की संस्थाएं अभी तक अमेरिका को कंडेम नहीं की हैं। उन्होंने केवल ये बोला है कि शांति से रास्ता निकालें। इवन चाइना ने भी कंडेम नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड है। जैसे बोला कि दोनों मिलकर बैठा और भारत ने अभी तक कंडेम नहीं किया अमेरिका को, और उसने बोला है कि दोनों मिलकर बात करें। ये ऑन रिकॉर्ड है। कंडेम करना और ये बताना कि दोनों मिलकर बात करने में अंतर है, और यही चीज जो है आप सोचने की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुप्ता साहब, आपका भी, संजय जी आपका भी, शाकिर जी, शैलेंद्र जी, संजीत जी, कर्नल जी और सुमेला सिद्दीकी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका को दुनिया में कोई दूसरी जमीन देने को नहीं तैयार है जहां वो बैठ करके किसी से कोई बात कर सके। यह अमेरिका की स्थिति है दुनिया में। ठीक है, चूंकि बाकी सब जमीन के लिए लड़ते हैं, वो हथियार और तेल का फायदा देखते हुए डॉलर कमाना चाहता है, इसलिए लड़ता है अपनी इकोनॉमी के लिए। तो जिसकी जेब में रोकड़ा है, माल है, वो अपनी तरह से
लीड करता है दुनिया को, और इसीलिए अमेरिका इस समय सबसे ज्यादा उस धरती पर बिलीव कर रहा है जो दगाबाजों की दगाबाज है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल टूल इस चर्चा में भी साफ साफ साबित हुआ है। पाकिस्तान से जुड़े हुए आम लोग भी जो हमारी चर्चा में शामिल हुए, वो खास भी इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका के सामने दुनिया में फेस सेविंग के लिए कोई और जगह नहीं बची है, इसलिए मजबूरी में वो पाकिस्तान पहुंचा है जहां उसको अपनी फेस सेविंग करनी है। दूसरी तरफ ईरान अड़ा हुआ है, पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। नमस्कार। No nuclear weapon. That's 99% of us. इजराइल के दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते जैसे पाकिस्तान में उतरे थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्व गुरु के नाम पर और विश्व गुरु के रूप में पहचानते। भारत को मेरे ख्याल में एक कंस्ट्रक्टिव रोल, पाकिस्तान के चाचा वो सब चीजें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी हमारे यहाँ विश्व गुरु। पाकिस्तान के खिलाफ ईरान यूएन के अंदर भी कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा रहा था। अमेरिका के बीच किसी प्रकार के शांति के ऊपर समझौता हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है।